नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अध्याय 13 संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा। साथ ही संविधान सभा में हुए वाद विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्शों को समझने की कोशिश की। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे। संविधान में राजनीतिक संस्थाओं की संरचना। किसी देश का संविधान राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत ढांचे की स्थापना करता है जिसके द्वारा लोग शासित होते हैं। यह विभिन्न अंगों विधानमंडल, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना के साथ साथ उनकी शक्तियों, जिम्मेदारियों एवं उनके एक दूसरे के साथ और लोगों के साथ संबंधों को विनियमित करती हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीज़ों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। आज़ादी से पहले की शासन व्यवस्था में शासन का केंद्रीकरण होता था, जिसमें एक राजा होते थे, फिर उसके सामंत, फिर सैनिक, फिर उसके कर्मचारी, उसके बाद व्यापारी, फिर किसान, उसके पश्चात दास वर्ग। इस प्रकार के सबका नियंत्रण राजा करता था। इसको बोलते हैं सत्ता का केंद्रीकरण। परंतु इस प्रकार के सत्तात्मक स्थिति में लोगों का शोषण होता है और उसकी जो समस्याएं होती हैं वे केंद्र तक पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि उसको पहुंचने में बहुत स्टेप पार करने पड़ते हैं। इस प्रकार से यह केंद्रीकरण शासन व्यवस्था एक कमज़ोर शासन व्यवस्था थी। जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती हैं। वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात विघटन हो, उसे विभाजन हो। जैसे मोहल्ला, ग्राम, शहर, जनपद, जिला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढांचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हो। गांधी जी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारे प्रमुख शक्तियां हों और केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय हो। यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हों। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया, अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, संघीय या केंद्र स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। आपने द्वैध शासन व्यवस्था भी समझी है। अंग्रेजों के समय के शासन के नीति निर्धारण को भी हमने पिछले अध्याय में समझा। आइए शक्ति के विकेंद्रीकरण को सीमित शब्दों में समझें। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को दो इकाइयों में बांट दिए, ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में
ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत स्तर होते हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन के विकेंद्रीकरण से वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, उन्हें उसकी सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं और अनेक जो चीज़ें हैं जो आम जनता की हैं वे केंद्र तक पहुंचने में आसान होती हैं। शक्ति का विभाजन। प्रायः यह विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के रूप में किया जाता है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। इसके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। शक्ति का विभाजन। राज्य या शासन के पास जो शक्तियां हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। पहला कानून बनाने की, दूसरा उसे लागू करने का तथा तीसरा उसके अनुसार न्याय करने की। किंतु ये तीनों शक्तियां एक ही संस्था या व्यक्ति में केंद्रित हो जाएं तो वह निरंकुश शासक हो सकता है। शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौंपना। संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट सिस्टम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। शासन के 3 अंग हैं। इसके अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका आती हैं। विस्तार से जानें भारत की शासन व्यवस्था के अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका किसे कहते हैं? जो कानून व नीतियां बनाती हैं उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो कानून व नीतियां को क्रियान्वित करती हैं उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। न्यायपालिका किसे कहते हैं? जो उनके अनुसार न्याय करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। अर्थात शासन के अनुसार जो न्याय करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। शक्ति पृथक्करण या शक्ति विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता क्योंकि तीनों के काम एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें मिलकर चलना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद, विधायिका अर्थात संसद का ही अंग होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी ओर कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है संसद के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। भारत सरकार को जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केंद्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है। 28 राज्यों, 29 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान हो गए हैं। इन प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से
भारतीय गणराज्य कहलाता है कि नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली से कार्य करती है। भारतीय संविधान में संघीय विधायिका अर्थात संसद, हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है, जो राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती हैं। भारतीय संविधान की यह विशेषता है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति जवाबदेह अर्थात उत्तरदायी हैं। संसद देश की राजनीतिक व्यवस्था की नींव है, जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है। संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। इस कारण कई वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है, जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण मिले। सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं। संसद में नीतिगत मुद्दों तथा कानूनों से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमंडल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा, भारत में दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ये सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। भारत में सदनीय व्यवस्था सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदनीय पद्धति उस विधि को कहते हैं जिसमें विधायिका में दो सदन हो, उसे द्विसदन विधानमंडल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसके विपरीत फिलीपींस जैसे कुछ देशों में एक सदनी संसदें हैं। भारत में दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ये सदन है लोकसभा और राज्यसभा। इस प्रकार से दो सदनी व्यवस्था। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा की संरचना, राज्यों से अधिकतम सदस्य 530, कुल अधिकतम सदस्य 552 और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम सदस्य 20 और राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित अधिकतम सदस्य 2 हो सकते हैं। जरा सोचें, दो सदनों की क्या ज़रूरत है? केवल लोकसभा होती तो क्या होता? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भारत एक संघीय देश है जिसमें सत्ता केंद्र और प्रांत दोनों के बीच बटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, अतः उसमें प्रांतीय विधायिकाओं की सहभागिता आवश्यक है। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था है जिसे प्रांतों की विधायिका सदस्य चुनते हैं। किसी भी देश में विधायिका के दो सदन होने के
कई लाभ हैं। पहला है संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति। आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधाओं के पारंगत जैसे कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ आदि को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिका के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिल सकता है। दूसरा, 2 बार कानूनों पर विचार विमर्श, जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा। हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है। अतः हर कानून पर 2 बार चर्चा होती है। अतः जल्दबाजी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है। संक्षेप में संघीय शासन। भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्ति को 2 स्तरों संघ और राज्य में बांट दिया गया है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यहाँ सारी सत्ता न केंद्र के पास है, न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र हैं। संसद के दोनों सदनों में 2 सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अर्थात इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा संसद लोकसभा में पहुंचता है, अर्थात जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है, जैसे लोकसभा के सदस्य। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य। इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। इसे राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष निर्वाचन और लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्य सदनों में पहुंचते हैं। राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। संसद का गठन किस प्रकार से होता है, ये आप अपने पाठ्य पुस्तक से देखें। यहाँ पर सदस्य, उम्मीदवार की आयु, अधिवेशन संख्या, साल में कुल सत्र, सभापति, गणपति, इस प्रकार से राज्यसभा का और लोकसभा का विस्तार से दिया हुआ है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसमें देखें, पढ़ें और समझें। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद को राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पदमुक्त करने का अधिकार है। देश के लिए कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संसद के तीनों अंग की सहमति से कानून का निर्माण होता है। संसद के कार्य या अधिकार। पहला, कानून निर्माण संबंधित अधिकार। दूसरा, प्रशासन संबंधित अधिकार। तीसरा, वित्त संबंधित अधिकार। चौथा, न्याय संबंधित अधिकार। और पांचवा, संविधान में संशोधन संबंधित अधिकार। विधायी कार्य या विधायिका। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्री परिषद और नौकरशाहों अर्थात कार्यपालिका की होती है। कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात प्रस्तावित कानून भी बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कार्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उप समितियों में उस पर गहन विश्लेषण और विचार होता है। विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समितियों में होता है।
समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्राय निश्चित होता है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायित्व है कि वे उसका उचित उत्तर दें। गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेष अधिकार कहते हैं। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है और उसे हटा सकता है। वित्तीय कार्य। वित्त कार्य से अभिप्राय किसी भी संगठन में वित्त संबंधित कार्यों से है, अर्थात औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन द्वारा संगठन में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें वित्त कार्य कहा जाता है। वित्त कार्य को हम प्रमुखतया 3 संदर्भों में परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। हर साल मंत्रिमंडल की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करती है, जिसमें साल भर सरकार को खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है और उस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल कर सकती है या राजकीय धन का व्यय कर सकती है। संसद की वित्तीय शक्तियां उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है। चौथा है बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं होती और टीवी और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचती है, जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधित कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियों एक समान है। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। छठवां है निर्वाचन संबंधित कार्य। संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं। और सातवां है न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। पूरे भारतवर्ष में लोकसभा सीट 543 है और राज्यसभा सीट 245, जिसमें 233 सांसदों द्वारा, विधायकों द्वारा चुना जाता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार से कुल सीट लोकसभा और राज्यसभा में 788 सीट हैं। इस भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं
किस राज्य से कितने कितने लोकसभा सीट हैं और कितने कितने राज्यसभा सीट हैं। संसद की कार्य शक्तियाँ अपने पाठ्य पुस्तक में देखें। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, पहला है विविध शक्तियाँ, दूसरा है विधायी शक्तियाँ, तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ, चौथा है प्रशासनिक शक्तियाँ और पांचवा है निर्वाचन संबंधित कार्य। इस प्रकार से देखिए हम विधि शक्तियाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधित जांच पड़ताल करना, और दूसरा है आपातकाल का अनुमोदन करना। ये संसद के कार्य एवं शक्तियाँ हैं। दूसरा विधायिकी कार्य, कानून निर्माण करना, और दूसरा संविधान को संशोधन करना। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ, बजट की स्वीकृति प्रदान करना, और चौथा है प्रशासनिक शक्तियाँ, जिसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, सरकार की नीतियों तथा कार्यों पर विचार विमर्श और उसके गुण दोष का विवेचना करना। पांचवा है निर्वाचन संबंधित कार्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। ये है सांसद के कार्य एवं उसकी शक्तियाँ।